आज हम चर्चा करेंगे अनुनासिक की। कल हमने अनुस्वर को पढ़ा था और आपको ये बताया था कि अनुस्वर का प्रयोग किस प्रकार से व्याकरण में किया जाता है और उसका उच्चारण क्या होता है, क्योंकि वह भी एक नासिक ध्वनि है। अनुनासिक का मतलब होता है नासिक ध्वनि जो नाक से उच्चारित हो, मुख से तो हो परंतु उसमें हमारी नाक पर भी बल लगे, उसको हम कहते हैं अनुनासिक। इसकी डेफिनेशन ये है, नासिक ध्वनि जहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगर लघु स्वर हो तो अनुस्वर का प्रयोग किया जाएगा और दीर्घ स्वर हो तो वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। तो नासिक ध्वनि जहाँ पर हो, जैसे हम बोलते हैं नींद, नी, तो ये नासिक ध्वनि उच्चारित हो रही है, नींद, तो ये लिख दिया हमने नींद। फिर अपन क्या बोलते हैं, अंग भंग, है ना, ऐसे भी बोलते हैं जैसे अपन अंग, ये नाक से उच्चारित हो रही, भंग, ये तो आपका अनुस्वर वाला एग्जाम्पल। आप बात करेंगे हम यहां पर चंद्र बिंदु वाला। अब चंद्र बिंदु में देखें, बांस, गांव, तो यहां पर क्या है, दीर्घ स्वर होगा, ध्यान दे, दीर्घ स्वर होगा तो वहां पर अगर नासिक ध्वनि जा रही है तो आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो ये था आपका अनुनासिक। अब यहां पर अगर हम चर्चा करें आगे कि आप इसको कैसा लिखेंगे और लिखने के इसके क्या नियम हैं, बराबर, क्योंकि इसको हम विसर्ग भी कहेंगे अब। और ये है आपका विसर्ग। अब विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। ध्यान दें, विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। तत्सम शब्दों में ही विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और विसर्ग की जो ध्वनि है वह ह के रूप में उच्चारित होती है। इतना भी याद रख लीजिएगा, इसकी ध्वनि किसके रूप में उच्चारित होती है? ह के रूप में। कैसे? देखिए, प्रातः, उच्चारित कीजिए प्रातः, तो ये विसर्ग है। और विसर्ग की ध्वनि अगर पूछ लिया जाए कि विसर्ग की ध्वनि कौन से रूप में उच्चारित होती है, तो आप क्या आंसर करके आओगे? ह के रूप में उच्चारित होती है, बराबर। और विसर्ग के स्थान पर क्या लिखा जाता है? ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर स लिखा जाता है, इतना भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? तो स लिखा जा सकता है। और विसर्ग से अगर शब्द बनते हैं तो वह तत्सम शब्द ही बनेंगे, बराबर। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपना, क्योंकि एग्जाम में एमपीएसआई में क्वेश्चन इस प्रकार से ही आपको पूछे जाएंगे, बराबर। अब हम चर्चा करते हैं, कई बार आपने देखा होगा अशुद्धियां करते हुए, गांव को ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा आपने, माँ को ऐसे भी लिखा हुआ आपने देखा होगा। ये पूरी तरह से व्याकरण का जो नियम है उनके मापदंडों में खरे नहीं उतरते हैं। ये पूरी तरह से क्या है? गलत, टोटली गलत है। ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। कपड़ा कहाँ गया? आप लिखने के नियम, ठीक है, लिखने के नियम में चंद्र बिंदु का कैसे प्रयोग करोगे भाई साहब? आप सिरो रेखा के ऊपर, सिरो रेखा के ऊपर, आप सिरो रेखा किसको कहेंगे? यह है आपकी सिरो रेखा। अगर सिरो रेखा के ऊपर मात्रा होगी तो हम अनुस्वर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? अनुस्वर, शिरोमणि बिंदु का। आप देखिए यहां पर मैं लिखता हूं नींद, और कब करेंगे? जब नासिक ध्वनि हो तब, है ना। जैसे लिखते हैं नरेंद्र, इस प्रकार से। फिर लिखते हैं मैं, इस प्रकार से। तो ध्यान दें, शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा
आएगी और नासिक ध्वनि है तो वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे? सिर्फ आप अनुस्वर का प्रयोग करोगे, ना कि चंद्र बिंदु का। बराबर, नासिक ध्वनि हो तब। शिरोरेखा की नीचे मात्रा हो, ये तो ऊपर हो गया, अब नीचे मात्रा हो तो क्या करोगे आप? शिरोरेखा के नीचे मात्रा हो, अगर नासिक ध्वनि हो रही हो तब हम प्रयोग करेंगे चंद्र बिंदु का। किसका प्रयोग करेंगे हम? चंद्र बिंदु का। तो शिरोरेखा के नीचे मात्रा हो तो किसका प्रयोग करेंगे हम? चंद्र बिंदु का, यानी कि इस चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करेंगे। ओके, अब कैसे समझिए। अब बहुत से श्रृंगार ऐसा लिखते हैं ये पूरी तरह टोटली गलत है, ये श्रृंगार है ही नहीं, हालांकि इस नियम में आएगा, ये श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है। श्रृंगार, तो ये शुद्ध है श्रृंगार, ना कि ये श्रृंगार है। ठीक है, ये श्रृंगार आपका शुद्ध है। तो ये नासिक ध्वनि के लिए है। ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो इतना नोट कर लीजिए, ये वाला शुद्ध माना जाएगा। ओके, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आप देखिए, शिरोरेखा के नीचे मात्रा हो और दीर्घ स्वर हो। क्या हो? शिरोरेखा के नीचे मात्रा हो और दीर्घ स्वर हो। अब कैसे? जैसे अपन लिखते हैं यहां पर मां, अब ये शिरोरेखा है, ये शिरोरेखा है और शिरोरेखा में दीर्घ स्वर है, मतलब किसकी ध्वनि हो रही? आ की। बराबर, किसकी ध्वनि आ रही है यहां पर? आ की। तो ये आ की मात्रा लगी है, ये किसकी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है। तो शिरोरेखा के नीचे अगर दीर्घ स्वर आएगा तो आपको सिर्फ चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए वहां पर उसकी वर्तनी शुद्ध मानी जाएगी। गांव को ऐसे ही लिखा जाएगा, ये शुद्ध रूप है। और इस प्रकार से अगर आप गांव लिखते हो तो वह अशुद्ध है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो ये थे इसके नियम, आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिरोरेखा, हिंदी में शिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी थी? तो देवनागरी लिपि सुधार समिति ने दी थी। हिंदी में शिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी थी? देवनागरी सुधार समिति, देवनागरी सुधार। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किसने शिरोरेखा लगाने की सलाह दी थी हिंदी में, है ना? तो आपको बताना चाहिए देवनागरी लिपि सुधार समिति। तो इतना याद रख लीजिएगा, यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अनुनासिक विसर्ग वाला। एक चीज और है यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि जो, तो ये हो गया आपका। अब एक फैक्ट और है और ये आपको नोट करना चाहिए, बिल्कुल ये नोट वाला मामला है। अनुस्वर और विसर्ग में ध्यान दे, अनुस्वर और विसर्ग में स्वर पहले आता है। याद रखिए कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले अनुस्वर का प्रयोग देख लीजिए, च। तो च में मैंने क्या कर दिया है? च, तो अनुनासिक ध्वनि हो रही है, अनुस्वर यानी शिरोमणि बिंदु का प्रयोग किया है। अब इसमें अ पहले आएगा, किसके? इसके। च हलंत आ, और उसके बाद आएगा आपका ये ध्वनि गुण। ठीक है, तो अनुस्वर और विसर्ग में स्वर हमेशा क्या है? पहले आता है। वैसे किस में आएगा? विसर्ग में कह, तो क में पहले आ आएगा और उसके बाद आएगा आपका विसर्ग। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे क्रिएट करके पूछ सकता है कि भैया चलो बताइए यहाँ पर, तो आपको आंसर कर देना चाहिए। तो ये था आपका अनुनासिक और विसर्ग वाला कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा,
डाउट क्लियरिंग सेक्शन क्लास में मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक जो कल हमारा बच गया था वो आज वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे अब व्यंजनों की। व्यंजनों पर जाने से पहले स्वर होने की प्रक्रिया से भी हम गुजरेंगे।